देखो बेटा, जब हमने कोलिजन पढ़ा था, हमने ये कहा था दो बॉडीज हैं, से बॉडी वन बॉडी टू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है इनमें, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोलिजन हो जाता है। कोलिजन के बाद इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। मासेस, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। तो हमने कैलकुलेशंस की थी और डेरिवेशन में हमारे पास क्या आया था, v1 और v2 की वैल्यूज आई थी ये। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो बॉल बेयरिंग्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम मास है। इट मींस m1 इज इक्वल टू m2। m1 इज इक्वल टू m2। मान लेते हैं m है, हमने मान लिया मास कितना है m। और जो सेकंड बॉल बेयरिंग है वो रेस्ट पर है, सेकंड बॉल बेयरिंग इज एट रेस्ट, दैट मींस u2 0 है। u2 की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं ये यहां रखता हूं, m1 इज इक्वल टू m2, m के इक्वल रखा और u2 0 प्लेस किया, तो v1 आएगा 0 और v2 आएगा u1। ये कंडीशन जो तीन फिगर्स दी गई हैं क्वेश्चन में, उनमें से सिर्फ सेकंड में सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन सिर्फ किस में सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड में। तो ओनली सेकंड केस इज पॉसिबल, अदर्स आर नॉट। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो एक्सप्लेनेशन भी यही देनी है। आप बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहो, ये फॉर्मूला लिख दो, ये वैल्यूज डाल दो, v1 इज 0, v2 इज u1, तो हम कह सकते हैं ऐसा होने पे सेकंड केस ही पॉसिबल है। अदरवाइज डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि इलास्टिक कोलिजन में अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो और सेकंड बॉडी रेस्ट पर हो, तो फर्स्ट बॉडी रेस्ट पर आ जाती है कोलिजन के बाद और सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेती है, मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी से चलने लगती है। यही हुआ है, फर्स्ट बॉडी रेस्ट पर आ गई, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी से चलने लगी। 17th क्वेश्चन पढ़ लीजिए अब सब लोग। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेंडुलम बॉब है, वर्टिकली 30 डिग्री से रिलीज किया जाता है। नीचे फ्लोर पर एक और बॉब रखा है सेम मास का। एयर रेजिस्टेंस को हमें इग्नोर करना है। कोलिजन के बाद बताना है बॉब कितना राइज करेगा। अब यहां देखो, सिचुएशन ये है, यहां से बॉब को रिलीज किया गया, नीचे एक और बॉब रखा है सेम मास का। जब ये आएगा, इससे टकराएगा, तो ये कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इस केस में क्या होगा, अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह u2 0 है, u1 वेलोसिटी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0। मास दोनों का, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। तो जैसे ही ये टकराएगा, ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, ये इधर मूव करने लगेगा और ये रुक जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, द बॉब डजंट राइज एट ऑल। बॉब राइज करता ही नहीं है, तो मेजर करना बेकार है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? यस सर। सर यस फिर सर। से बता दीजिए एक बार। बेटा, जो पहले वाले क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया था ना हमने, कि पहले एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की क्या थी 0, मासेस दोनों के सेम थे, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 और इसकी क्या हो जाती है u1। यहां भी यही हुआ, ये बॉब था, ये आके इससे टकराया, ये वाला तो चलने लगेगा, ये रुक जाएगा
क्योंकि मासेस सेम है दोनों के। ठीक है, Yes, sir. तो जब ये रुक जाएगा तो फिर इट डजंट राइज एट ऑल। क्लियर? Yes, sir. ठीक। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में? समरा, No, साक्षी, sir. No, sir. चलो No, sir. ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब लोग बुक से, वो भी आसान है। Question number 18 says that we are releasing a pendulum from horizontal position. एक पेंडुलम है यहां, इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और लेंथ क्या है 1.5 मीटर। इसको जब रिलीज किया जाएगा ये ऐसे यहां तक आएगा, अभी भी लेंथ तो 1.5 मीटर ही रहेगी। जब पेंडुलम इस सिचुएशन में था, मूव नहीं कर रहा था, तब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तब सिर्फ क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h की वैल्यू क्या है? 1.5 मीटर। जब ये मूव करके यहां आया मेन पोजीशन पे, इस समय सिर्फ इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज 0। यहां सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, जो किसके इक्वल है? हाफ mv²। बट क्वेश्चन में एक और बात दी गई है, दैट द पेंडुलम लूजेस इट्स एनर्जी एंड हाउ मच? 5%। पोटेंशियल एनर्जी का 5% लूज हो जाता है, किसमें? एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम क्या कहेंगे? जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां थी, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगी? 95%। 5% का लॉस आया, तो काइनेटिक एनर्जी इज 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात क्लियर है या नहीं? बताएंगे जरूर। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक बेटा, हमने ये कहा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पेंडुलम है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसे रिलीज किया, ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया, ये ऐसे आएगा। यहां इसमें सिर्फ क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। यहां आने पे क्या होगी? काइनेटिक। मेन पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक होती है। अगर कोई लॉस ना होता एनर्जी में, तो जितनी यहाँ पोटेंशियल है उतनी ही यहाँ काइनेटिक होती, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। The law of conservation of mechanical energy says that if there is no net force on the system, energy of the system remains conserved. But इस सिस्टम में लॉस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? एयर का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, वो आते आते यहाँ काइनेटिक तो बनेगी, पर क्वेश्चन में गिवन है कि 5% एनर्जी लूज हो जाएगी। 5% एनर्जी लूज हो जाएगी यहां से यहां तक आने में। 5% लूज हो गई तो कितनी बची? 95%। दैट मींस आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ mv² इक्वल्स टू 95% ऑफ mgh। m से m कैंसिल हो गया, v² क्या बचा? 2 इंटू 95 इंटू GH अपॉन 100।
हमें v की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब डेटा g तुम्हें पता है, h फिगर में है, वैल्यूज प्लेस करो, बताओ क्या आ रहा है, जल्दी करो सब लोग। g की वैल्यू 9.8 लेंगे, जल्दी कैलकुलेशन करें मैं और बताएं क्या आ रहा है। बेटा जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन, हमें मेन एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज एटलीस्ट। सर 5.28 मीटर पर सेकंड। लगभग इतना ही आएगा। कर लेना कैलकुलेशन, किसी को कैलकुलेशन में कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। आंसर आएगा लगभग 5.29 मीटर पर सेकंड। ये v की वैल्यू आएगी, यहां से v स्क्वायर आ रहा था, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इट विल बी अराउंड 5.29 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? भार्गवी, नो सर। अविशी, अविशी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। बेटा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन इज अ ट्रॉली ऑफ मास 300 किलोग्राम carrying a sandbag of 25 kilogram is moving uniformly with a speed of 27 kilometer per hour on a frictionless track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the trolley's floor at the rate of 0.05 kilogram per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, मान लिया ये ट्रॉली का फ्लोर है, ट्रॉली इधर मूव कर रही है, ये सैंडबैग रखा है और इससे सैंड रिलीज होने लगा। सैंड रिलीज होने से पहले ट्रॉली की स्पीड कितनी थी? 27 किलोमीटर पर आवर। इससे सैंड रिलीज होने लगा, भाई जो मास निकला वो ट्रॉली में ही तो रह गया। ये जो मास निकला है ये ट्रॉली में ही है। मान लिया ट्रॉली का मास था कैपिटल एम, सैंडबैग का मास था स्मॉल एम। अब इससे मास निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? ट्रॉली के फ्लोर पे, बाहर तो गिर नहीं रहा है, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा। और दूसरी बात, ये जो गिरेगा इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इस सैंड के गिरने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, मतलब ट्रॉली की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल उस तरह से है, मान लिया आप कार के अंदर बैठे हैं और आप डैशबोर्ड को धक्का देते रहें तो कार मूव नहीं करती। रीजन, द फोर्स इज इंटरनल। अगर आप कार से उतर के कार को धक्का दें तो कार चलने लगेगी, बट डैशबोर्ड को धक्का देने से अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा। क्लियर? यस। तो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की क्या होगी? सिंस द मास ऑफ द ट्रॉली एंड सैंडबैग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, फर्दर the force applied by falling sand on the trolley is an internal force. It doesn't affect the momentum of the trolley sandbag system. सुना मैंने क्या बोला है? बच्चों रिपीट करेगा कोई? आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बोल रहा हूं, सब लोग लिख लो।
मैं बोल रहा हूं सब लोग लिख लेना, किसी का छूट जाए तो बता देना। Since the sand on the leakage remains on the floor of trolley, the mass of the system doesn't change. Further, the force applied by falling sand is an internal force of the trolley. फर्दर की बात रिपीट कर दो। बेटा मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, एक बार याद दिलाएंगे क्या लाइन थी? Since the sand on the leakage Remains on the floor of trolley, the mass of the trolley sand system remains constant. Further, the force applied by the falling sand is an internal force of the system, comma, it doesn't affect the momentum of the system, and therefore trolley moves with the same speed as it were moving initially. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Question number 20. चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो। कुछ पहचाना हुआ ऐसा लग रहा है क्वेश्चन? यस सर। पहले करा दिया था, ये पहले करा चुका हूं। पहले हो गया है, फिर भी मैं एक बार और करा देता हूं। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.5 किलोग्राम। मास इज 0.5 किलोग्राम। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है with a velocity v equals to a x raised to power 3/2। a की वैल्यू है 5 मीटर रेज टू पावर -1/2, सेकेंड रेज टू पावर -1, and we have to calculate work done by the net force during its displacement from x equals to 0 to x equals to 2। x equals to 0 से 2 तक कितना वर्क होगा ये बताना है। बच्चों क्वेश्चन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कितना है 0, फाइनल कितना है 2। तो मैं इनिशियल स्पीड यानी कि v एट x इक्वल्स टू 0 निकाल लेता हूं। वो क्या आएगा a इंटू 0 रेज टू पावर 3/2। अब 0 की पावर तो कुछ भी हो, रिजल्ट 0 ही आता है, तो ये आया 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ v एट x इक्वल्स टू 2, वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तब कितना होगा a इंटू 2 रेज टू पावर 3/2। a कितना है 5 मीटर रेज टू पावर -1/2, सेकेंड रेज टू पावर -1, और ये 2 को भी मैं यूनिट के साथ रखता हूं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर रेज टू पावर 3/2। तो 2 रेज टू पावर 3 इज 8, एंड देन स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम उसका। ये है 2 रेज टू पावर 3/2। हम क्या कर रहे हैं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/2। 2 रेज टू पावर 3 इज 8 और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2।
तो मैं सीधे लिख रहा हूं 2√2 मीटर रेज्ड पावर 3/2। अब मीटर के पावर यहां क्या है -1, यहां क्या है 3/2, -½ एंड 3/2 ऐड करके क्या बचेगा 3/2 - 1/2 इज 2/2, दैट इज 1। तो ये आ गया 5 × 2 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। नाउ वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ½ m v at x equals to 2 square minus v at x equals to 0 square। ½ m कितना है 0.5, v at x equals to 2 10√2 square minus 0 square 1/2 into 0.5 10 square 100 √2 square 2। 0 का स्क्वायर छोड़ दिया, 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2 से ये 2 कट गया और 100 into 0.5 is 50 joules। वर्क डन इज 50 joules। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। चलो जल्दी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21। Question is, the blades of a windmill sweep out a circle of area A. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? Second part, what is the kinetic energy of the air? Third, assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy. What is the electrical power produced? कौन बच्चा गायब हुआ है? अनन्या। चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जरूरी है इस क्वेश्चन में। मान लिया ये वो सर्कल है और हम साइड से देख रहे हैं, हम इस सर्कल को साइडवेज देख रहे हैं। ये वो सर्कल है जो फैंस का, इस तरह से इसमें फैंस हैं, ब्लेड्स हैं ये क्या है? ब्लेड्स ऑफ टरबाइन। इस प्लेन में है ये फैंस, जैसे कि ये है, ये सर्कुलर एरिया है, यहां फैन के ब्लेड लगे हुए हैं। पीछे से हवा आ रही है, इस साइड से हवा आ रही है आगे फैंस की तरफ। हवा इधर से आ रही है विद स्पीड v। इसका एरिया दिया है a। t टाइम में हवा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम, मतलब हवा इससे कितना आगे निकलेगी। अगर मैं ये कहूं हवा इससे कितना आगे निकलेगी, तो कितना डिस्टेंस आगे निकलेगी? vt। मतलब इस सिलिंड्रिकल रीजन में
इस सिलिंड्रिकल रीजन में आने वाली सारी हवा इस टरबाइन के ब्लेड्स को क्रॉस कर जाएगी। ये बात समझ में आई है या नहीं? सर रिपीट कर दो। बेटा सिचुएशन ये दी है, फैन के ब्लेड्स हैं, एक टरबाइन का फैन है, उसके ब्लेड्स हैं। मान लिया ये टरबाइन प्लेस्ड है कहीं, विंड मिल जिसे बोलते हो, मैं टरबाइन बोल रहा हूं बस, ये उसके ब्लेड्स हैं। ये एक सर्कुलर एरिया स्वीप कर रहे हैं, हम इसे साइडवेज देख रहे हैं। ये ऐसे रखा था सामने इस तरह से, हम इसे ऐसे देख रहे हैं। अब उधर से हवा आ रही है, हवा की स्पीड दे रखी है, हवा की स्पीड कितनी है v। तो मैं ये कह रहा हूं t टाइम में कितनी हवा इसको क्रॉस करेगी। t टाइम में हवा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी कि जो हवा इससे इतने डिस्टेंस पीछे तक होगी, जो हवा इससे vt डिस्टेंस पीछे तक होगी, वो इसको क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है? यस सर। हमने ये बोला है, मान लिया हम ये कह रहे हैं हवा की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। हवा की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और मैं पूछूं 2 सेकेंड के अंदर हवा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, भाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 10 इंटू 2 20 मीटर। तो मतलब टरबाइन से 20 मीटर पीछे तक की जितनी भी हवा होगी वो सारी टरबाइन के थ्रू गुजर जाएगी, वो सारी हवा टरबाइन के थ्रू गुजर जाएगी। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। इस टरबाइन से t टाइम में पास होने वाली एयर का मास कितना होगा। तो मास का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला बताना। Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की जगह यहां क्या है, ए गिवन है क्वेश्चन में, और एच की जगह क्या आया, वीटी। तो ये क्या हो जाएगा, मास इज एरिया इनटू वीटी इंटू रो। रो क्या है यहां, डेंसिटी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। एयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मास निकाल चुके आप, मास आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। मास कितना है, हाफ ए वी टी इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ ए वी क्यूब रो टी। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट करो जल्दी, और जब हो जाए तो बताओ। ये फिगर बना लेना, बाद में समझ में नहीं आएगा क्या किया था। ठीक, जिन्होंने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है
कि विंड मिल जो है वो इस काइनेटिक एनर्जी का 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हवा की काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के 25% को वो किस में बदल देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर बतानी है। हमें क्या बतानी है? इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, पावर आएगी। लेकिन ये तो इनपुट है, आउटपुट में क्या मिल रहा है? सिर्फ इसका 25%। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या होगा? 25% ऑफ हाफ ए वी क्यूब रो टी डिवाइडेड बाय टी। ये क्लियर है ना? टी से डिवाइड क्यों किया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. पावर निकाल रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम पावर, ये एनर्जी अपॉन टाइम पावर होती है। तो टी से टी कैंसिल हो गया, ये बचा 25 अपॉन 200 ए वी क्यूब रो। 25 अपॉन 200 इज 1 अपॉन 8 ए वी क्यूब रो। 1 अपॉन 8, ए की वैल्यू क्या है? 30 मीटर स्क्वायर। वी है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 क्यूब, और डेंसिटी कितना दी है? 1.2। डेंसिटी इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आया 12×36/8 इंटू 10⁻3। 36/8 इज 8 चौक 32, 4.5 इंटू 10⁻3 वॉट्स। आंसर चेक करना बेटा बुक में। आंसर चेक करके बताओ क्या आ रहा है। 4.5 वही है, किलो मतलब 10⁻3। जल्दी नोट करो और अगला क्वेश्चन पढ़ लो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. ठीक। नो सर। बच्चों मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है। आप दोबारा कनेक्ट करो, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं यहां से, दोबारा कनेक्ट करो।